नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठान क्लासेस में। और यार देखिए, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे थे और ये जो क्लास है ये आपके पेट प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्राचीन इतिहास की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी तक चीजें कवर कर ली थी, जिसमें आगे हम लोग अब देखने वाले हैं लौकिक साहित्य को। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से लौकिक साहित्य की, प्रमुख साहित्यिक रचनाओं की बात करेंगे। प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में देखिए, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे आप ये सब जानते हैं कि प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है या अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आइए जल्दी से देखते हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है भाई? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है भाई? पाणिनि की। तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। और इसमें बेसिकली है क्या, इसमें व्याकरण ग्रंथ है ये, तो इसमें व्याकरण के बारे में जानकारियां दी गई हैं अष्टाध्यायी में। ठीक है, बात करें मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस जो है ये महत्वपूर्ण है यार। मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, इसके रचनाकार कौन है? ये भी यहां से ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? मौर्य काल। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभाष्य जो है यही अष्टाध्यायी पर टीका है, इसकी रचना की है पतंजलि ने। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है और इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। याद रखें कि इतिहास में जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्हीं की सिमिलरिटी, इन्हीं की समानता भगवान श्री राम से की जाती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। कथा चरित सागर की रचना सोमदेव ने की है और इसमें भी ये मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। बृहद कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र ने की है और ये भी मौर्य काल से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र जो है उसकी रचना कौटिल्य ने की है, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। याद रखिए कि एक चीज यहाँ पर जानबूझ के मैंने मेंशन किया है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किस, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये राजनीति से संबंधित, क्योंकि जब अर्थशास्त्र हम कहेंगे, अगर आप पढ़े नहीं रहते तो ध्यान रहेगा कि अरे ये तो इकोनॉमिक्स टर्म है, इकोनॉमी से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थशास्त्र जो है वो रचना है कौटिल्य की, जिनको आप जानते हैं चाणक्य को, इन्हीं का उपनाम है कौटिल्य। तो या यूं कहें कौटिल्य का उपनाम है चाणक्य, आप इनके बारे में जानते होंगे। तो ये भी मौर्य काल से संबंधित है, तो ये चीज है। नीति सार की रचना कामंदक ने की है, द है ये इंग्लिश से इन्होंने, कामंदक। ठीक है, तो नीति सार की रचना क्या है? कामंदक साहब ने की है, ये गुप्त काल से संबंधित है। मालविकाग्निमित्रम शूद्रक इसके रचनाकार है, ये गुप्त काल से संबंधित है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की, ये याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि हर्षचरित की रचना किसने की, तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। रामचरित की रचना किसने की है? संध्याकर नंदी। ठीक है, तो बंगाल के शासक रामपाल के जीवन की कथा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, अभी हाल ही में जो फिल्म आई थी कुछ साल पहले, तो वो उसकी वजह से चर्चा में था। अक्सर पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के विषय में कौन सी रचना की गई, पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई। रासतरंगिणी जो है कल्हड़ है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल्हड़ जो है, ये कल्हड़ जो है इन्होंने रासतरंगिणी की रचना की है, याद रखिए। ठीक है, रासतरंगिणी के बारे में एक चीज और याद रखिए कि संस्कृत में लिखा गया ये पहला भारतीय साहित्य है। तो रासतरंगिणी, इसमें आप जानते हैं कि 8 तरंग है। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में भी कश्मीर के राजवंश, तो वहां पर हम लोग समझेंगे। तो ये जो रासतरंगिणी है इसमें 8 तरंग है। 8 तरंग यूं समझे कि अध्याय। तो 8 अध्याय में पूरा इन्होंने जम्मू कश्मीर के शासकों का परिचय दिया है, कि जैसे कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। अभी बस इंट्रो के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जैसे 3 जो वंश थे, इनके बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है। तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यों की बात करें, साहित्य और साहित्यकार को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हितोपदेश की, तो भैया हितोपदेश के रचनाकार हैं नारायण पंडित। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी। शिशुपाल वध के रचनाकार हैं माघ। स्वप्नवास वदत्ता के रचनाकार हैं भास। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा भुवन कोश के रचनाकार हैं राजशेखर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अन्य चीजों को देखते हैं। कामसूत्र के रचनाकार है वात्स्यायन। ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार हैं ब्रह्मगुप्त, ये महत्वपूर्ण है। ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार ब्रह्मगुप्त हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार है ब्रह्मगुप्त। उत्तर रामचरित के रचनाकार है भवभूत। अमर कोश के रचनाकार है अमर सिंह, ये भी महत्वपूर्ण है। मेघदूत, ऋप संहार, रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये यार एक ही में है, क्या बताएं, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये एक ही में है। इनके सब के रचनाकार हैं कालिदास साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अन्य रचनाओं को देखें, बृहद संहिता पंच सिद्धांतिक ये वराह मीर साहब का है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टीय आर्यभट्ट का है। ये महत्वपूर्ण है, यहां से ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य सिद्धांत है वो भैया आर्यभट्ट का है और जो पंच सिद्धांत है वो वराह मिहिर का है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे याद रखिएगा जो आर्य थे वो सूर्य की पूजा करते थे, ऐसे ध्यान रखेंगे। आर्य किसकी पूजा करते थे? सूर्य की पूजा करते थे। तो आर्यभट्ट का जो रचना हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य सिद्धांत और जो पंच सिद्धांत होगा वो वराह मिहिर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनान एवं रोम के लेखों के बारे में देख लेते हैं कि हेरोडोटस जो है ये यूनानी लेखक है। तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 5वीं सदी में हिस्टोरिका की रचना की है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। तो याद रखिए ऐसे ऐसे ट्रिक बना लीजिए ना, सिकंदर जीता ना, क्योंकि वो पूर्ण भारत की विजय नहीं प्राप्त कर सका, उसके पहले ही उसका देहांत हो गया। तो मैं पूछूंगा सिकंदर की विजय हुई तो आप कहेंगे क्या? ना। तो याद रखेंगे निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, इस तरह से ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा यात्री जो था वो सिकंदर के साथ नहीं आया, तो आपको पता होना चाहिए कि निरियाकस आया था, अरिस्टोबुलस आया था और आनेसिक्रिटस आया था, बस। तो चौथा जो भी होगा वो नहीं आया था। इस तरह सिकंदर के पश्चात वाले लेखकों की बात करें तो मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनिसस, मतलब MDD, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनिसस। मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनिसस ये सिकंदर के बाद आए थे और ना मतलब निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ आए थे। तो इनको भी रट्टा मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की है। टालमी की पुस्तक है ज्योग्राफी। किसकी भैया? टालमी। तो टालमी की पुस्तक है ज्योग्राफी और अज्ञात लेखक की पुस्तक है पेरिपस ऑफ द एरेथियन सी। तो ये सब जो किताबें हैं इनसे भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सारा ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। आप सब अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहें ताकि भविष्य में आप अच्छे अंक ला सकें और ये जो क्लास है आपके निर्णय में उपयोगी साबित हो। चलिए आगे देखते हैं। चीनी यात्रियों के विवरण को देख लेते हैं। तो फाहियान की बात करें तो 5वीं सदी में, आप देखिए IAS जैसे प्रश्नों में, IAS जैसे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पत्र आता है कि जैसे 4 यात्री दे देगा और इधर इनकी सदी दे देगा। याद रखिए सदी, और यहाँ 6वीं 7वीं ऐसे करके ऑप्शन दे दे, कहेगा मैच कराइए। तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ बनी होनी चाहिए और करना कुछ विशेष नहीं है, सामान्य सी चीजें करना है कि आपको जानकारियां आपके पास रहें कि 5वीं सदी में कौन आया था। 5वीं सदी में फाहियान आया था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ये तो सबको पता रहता है, यहाँ कंफ्यूजन अगर हो तो इसको खत्म कर लीजिएगा। फाहियान जो है, अभी देखिए ABCDEF, तो F के पहले कितना नंबर है भाई? 1 2 3 4 5, कितना नंबर है? 5। तो बस ऐसे याद रखिएगा 5वीं सदी में फाहियान आया था। इस तरह से कभी आपको नहीं भूलेगा। तो 5वीं सदी में फाहियान आया था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो ये तो सामान्य सी बात है, सब लोग जानते होंगे, इसके शासनकाल में आया था। बाकी आगे बढ़ते हैं। वेनसांग की बात करें तो ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय आया था। तो वेनसांग, देखिए वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया। ह से वेनसांग और ह से क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, और सांग से समझ लीजिएगा 7। ठीक है, तो वेनसांग जो है भाई वो 7वीं सदी में आए थे हर्षवर्धन के समय। इनकी रचना याद रखिएगा CU की। क्या है भैया? CU की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 7वीं सदी के अंत में आए थे, तो इत्सिंग जो है 7वीं सदी के अंत में आए थे। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अरब यात्रियों की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो जो अलबरूनी है, अलबरूनी, इनको अबू रेहान भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये 11वीं सदी में आए थे, तो चीजें भूलना नहीं है। देखिए एक बार याद कर लीजिए, फाहियान जो है वो 5वीं सदी में है। वेनसांग किसमें है? 7वीं सदी में। 7वीं सदी के प्रारंभ में आएंगे वेनसांग, और वेनसांग के बाद कौन आएंगे? इत्सिंग। ये 7वीं सदी के अंत में आएंगे। अब कभी आपसे ऐसे पूछ ले
कि क्रमानुसार इनको व्यवस्थित कीजिए, भारत में आने के क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। याद रखिए फायान पहले है, फिर वेनसांग है, फिर इत्सिंग है। चूंकि वेनसांग और फायान, वो वेनसांग और इत्सिंग दोनों 7वीं सदी में, लेकिन वेनसांग जो है ये 7वीं सदी के प्रारंभ में आए थे भारत में, और जो इत्सिंग है वो 7वीं सदी के अंत में आए थे, इसलिए वेनसांग पहले होंगे और इत्सिंग बाद में होंगे। आप लोग ट्रिक भी पढ़े होंगे, फांसी हुई, और ट्रिक नहीं पढ़े होंगे तो यहां पढ़ लीजिए, फांसी हुई। ठीक है, तो फायान, संयुगन, ये वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, इस तरह से इनका चीनी यात्रियों का विवरण है। ठीक है, तो अबू रेहान ये जो है अल-बरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसके साथ आए थे, महमूद गजनवी के साथ आए थे। किस रचना में इन्होंने, किस भाषा में इन्होंने रचना की, तो देखिए अगर ये अरब से आए हैं तो अरबी भाषा में होगा, सामान्य सी बात है। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद इनकी रचना है, तो तहकीके हिंद या किताबुल हिंद ये इनकी रचना है अल-बरूनी की। एडवर्ड सचाऊ साहब जो हैं इन्होंने तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। इब्न बतूता की बात करें तो यह मोरक्को का रहने वाला था। आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। जब आप पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप तो आप देखेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र, फिर यहाँ देखेंगे उसी के पहले आपको मोरक्को दिखेगा। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, इस तरह से आप देशों, मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, और ये जो है 14वीं शताब्दी में आया था। असल में मतलब 1333 में था, तो वही 14वीं शताब्दी तभी हो गया। याद रखिएगा 14वीं शताब्दी का मतलब कतई नहीं कि 1400, 14वीं शताब्दी का मतलब है 1301 से 1399। ये विशेष बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बस इसको बता दे रहे हैं। तो ये जो इसमें भारतीय महाद्वीप के सामाजिक संस्कृति जीवन के बारे में जानकारी, याद रखिए MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक साहब जो हैं, मोहम्मद बिन तुगलक साहब। ठीक है, इन्होंने इनको काजी के पद पर बैठाया था। काजी उस समय इनका धर्मगुरु हुआ करता था। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी बनाया हुआ था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया ये किसके समय आए थे इब्न बतूता साहब, तो इब्न बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। पुरातात्विक स्रोत की बात करें, अभिलेखों की बात करें, तो प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस पर वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक इनके नाम मिलते हैं। ऋग्वेद की तिथि इनसे ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए अभिलेख और यहां से शासक, ये जो है ना, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये वाला जो टॉपिक है, सबसे पहले बात करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख की। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। कलिंग के चेद वंश के शासक खारवेल, तो ये उड़ीसा के क्षेत्र, उड़ीसा का जो क्षेत्र है कलिंग, कलिंग के शासक जो हैं खारवेल, ये चेद वंश के राजा हैं। और ये जो खारवेल हैं इन्हीं के समय लिखा गया था हाथी गुम्फा अभिलेख। बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, तो इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन के विजय और उनकी कृतित्व का वर्णन है। नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। 7 वाहनकालीन घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है। सबसे ये सर्व प्रमुख संबंधित है, गौतमपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये तो आप जानते होंगे, समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा विवरण है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। याद रखिएगा हर्ष इसमें पराजित भी हुआ था। कहां पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अन्य चीजों को देख लेते हैं। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। याद रखिए भी हाल ही में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ था और उसमें ये स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेखों के बारे में पूछा था, तो इसको ध्यान रखेंगे। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें हूड़ आक्रमण के बारे में बताया गया है। हूड़ ऐसे है, असल में क्या है ना कि एनसीईआरटी इंग्लिश वाली से ये जो ट्रांसलेशन हुआ है वो काफी गड़बड़ है, तो इसको मैं चलिए ठीक करवा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर सारी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, करेक्ट चीजें ही लिखिएगा, नोट्स बनाते समय गलत मत लिखिएगा। तो जो हूण आक्रमणकारी के बारे में जानकारी मिलती है
ये भीतरी स्तंभलेख से। याद रखिए कि ये स्कंदगुप्त ने हूण आक्रमण को विफल कर दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। मंदसौर जो है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है और इसमें इनकी उपलब्धियों का वर्णन है। आप विषय के बारे में ना भी जानेंगे ना तो भी आपको पता रहेगा कि भाई अगर जैसे मान लीजिए कि किसी राजा से संबंधित है तो राजा का ही बखान उसमें होगा, राजा का ही विवरण होगा, तो ये सामान्य सी बात है। एक चीज याद रखेंगे कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, तो ये चीज भी हमको ध्यान रखना है कि एपिग्राफी क्या है। तो एपिग्राफी है अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है। सिक्कों की बात करें तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। तो आहत सिक्के क्या है, मतलब प्राचीनतम सिक्के जो है वही आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के पंचमार सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते थे। इन पर पेड़, मछली, हाथी, सांड और अर्धचंद्र इसके चिन्ह बने होते थे। किसके किसके भैया, पेड़, मछली, हाथी, सांड और अर्धचंद्र इसके चिन्ह बने होते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सिक्के जो हैं वो सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। न्यूमिज्मेटिक्स क्या है भैया, सिक्कों का अध्ययन है, ठीक है। न्यूमिज्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं। अब देखिए ये चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, सब समझ लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ठीक है। एक बार चलिए जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास हुआ है नहीं हुआ, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो लिपि का विकास जहां पर नहीं होगा उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। अब आगे आइए, आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिपि का विकास तो हुआ है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती थी, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे हड़प्पा काल। तो दो चीजें हैं, प्रागैतिहासिक क्या है, लिपि का ही विकास नहीं हुआ है। जब लिपि का ही विकास नहीं हुआ है तो आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इसलिए उसके बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही उसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी, उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो विकसित है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, उसको कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस काल में लिपि का विकास भी हो गया है, साथ में उसको पढ़ना भी सक्षम हो गया है, लोग सक्षम है उसको पढ़ने में, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। बस सामान्य सी बात है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां देखिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल की बात करें तो अब देखिए यहां से प्रश्न ऐसे बनेंगे आपसे, आग का आविष्कार, देखिए ध्यान से समझिएगा, दो चीजें हैं। आग का आविष्कार, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर मैं क्लियर कर दूं, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। कभी प्रश्न आए कि आग की खोज कब हुई तो कभी हमेशा आंसर दीजिएगा पूरा पाषाण काल। कुछ लोग नव पाषाण काल बता देते हैं। याद रखिए, आग की खोज होना अलग बात है और प्रयोग में आग आना वो अलग बात है। प्रायोगिक तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर बदल सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ तो हमेशा आंसर करेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। याद रखिए कि यहां से चित्रित गुफाएं, ये देखिए चित्रित गुफाएं, तो दो चीजें बस आपको याद रखनी है, एक तो आग का आविष्कार और दूसरा है चित्रित गुफाएं। चित्रित गुफाएं कहां से मिली हैं, भीमबेटका से। तो दो ही बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है, एक तो आग का आविष्कार और दूसरा चित्रित गुफाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस जो है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने 1863 में भारत में पल्लवरम में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। फैक्ट के रूप में इसको ध्यान रखेंगे। मध्य पाषाण काल से मैं आपको दो ही चीज यहां से कहूंगा याद करने के लिए। पहली तो पत्थर के छोटे छोटे औजार, ये ध्यान रखिएगा, पत्थर के छोटे छोटे औजार किस काल में बनाए गए हैं तो याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में। और दूसरा याद रखिएगा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ है यार। ये आज टाइपिंग वाले की मैं क्लास ले लूंगा, फिलहाल आप इस क्लास को ले लीजिए, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण कालीन स्थल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो वहां पर देखिए मैंने क्या बताया आपको, आग की खोज हुई, किसकी, पूरा पाषाण काल में आग की खोज। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि चित्रित गुफाएं। क्लियर है भाई,
ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यहां पर भी दो चीजें आपको हैं कि छोटे छोटे पत्थर के जो औजार हैं वो प्रयोग में लाए गए, और दूसरा पशुपालन, ये काफी महत्वपूर्ण है। पशुपालन अक्सर पूछा जाता है तो लोगों को लगता है कि नवपाषाण काल हो सकता है, तो इसलिए बता दे रहे हैं कि पशुपालन जो है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। प्रमाण भी कहां कहां से मिला है ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर जिले से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो इस काल में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है वो है कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। तो कृषि कार्य कहां से प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ माना जाता है। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं का उत्पादन हुआ। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि भैया भारत में या विश्व में, या ऐसे पूछ ले कि जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी तो सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी, ऐसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे गेहूं। ठीक है, तो हालांकि जो भी है लेकिन करेक्ट आंसर इसका गेहूं आप याद रखेंगे। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, और इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य होता है। इलाहाबाद वाले देखिए चावल बहुत खाते हैं, जैसे आप में से जो लोग भी इलाहाबाद के होंगे बहुत, बस उनका फेवरेट होगा दोपहर में केवल दाल चावल, उसके अलावा कुछ खाते नहीं होंगे। तो इलाहाबाद में चूंकि चावल का उत्पादन बहुत होता है इसलिए चावल वहां पर लोग बहुत खाते हैं। आप मुझे ही देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला भैया? मेहरगढ़ से। ये कहां है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए। हाँ, जम्मू कश्मीर का जो बुर्ज होम है यहां पर गर्त आवास मिला है, और यहीं पर मालिक के शव को कुत्ते के साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट के रूप में प्रश्न आपसे बोल सकता है। ये सारी चीजें देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्रक्स ही आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए सारी चीजें पॉइंट पॉइंट करके नोट्स बनाते हुए याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पटना के निकट है चिरांद। चिरांद जो है पटना के निकट एक स्थल है, तो चिरांद नामक स्थान से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, तो ये भी याद रखेंगे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब नवीनतम खोज, अब देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया था, यहां पर देखिए पुरानी स्लाइड में अगर बात करें तो आपने यहां देखा कि कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, लेकिन अगर बात करें अपडेटेड बात की तो नवीनतम खोजों के आधार पर जो लहुरा देव है, देखिए नोट में इसलिए है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। तो लहुरा देव जो है कहां पर है भैया? संत कबीरनगर। संत कबीरनगर कहां है? आप जानते हैं यूपी में है। तो नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर ये प्रश्न पूछे कि भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो आप करेक्ट आंसर करेंगे लहुरा देव। बाकी कोई भी आंसर आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है। महापाषाणिक संस्कृतियों को देखते हैं। नवपाषाण का अंत होते हुए धातुओं का इस्तेमाल प्रारंभ होना हो गया। तो जहां पर धातुओं का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया वहां पर महापाषाणिक संस्कृतियां इनको कहते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, अच्छा महापाषाण अलग भाई, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात करें तो देखिए जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे, अब ताम्र पाषाणिक का मतलब ही हुआ भैया कि पाषाण मतलब पत्थर और ताम्र मतलब तांबा। सामान्य सी बात है, पत्थर और तांबे का मिश्रित रूप से जो उपकरण बनाया गया, ऐसा उपकरण जब जो साथ साथ प्रयोग हुआ पत्थर और तांबा, उन्हें कहा गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, और उसी को कहा गया ताम्र पाषाणिक काल। तो ताम्र पाषाण संस्कृतियों में आहार संस्कृति जो है, आहार संस्कृति कहाँ के भैया? राजस्थान। तो आहार जो है कहाँ संबंधित है, कहाँ का स्थल है? राजस्थान का प्रतिनिधि स्थल। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती भी है। देखिए यहाँ तांबे की उपलब्धता अधिक थी इसलिए आहार का नाम भी ताम्रवती रख दिया गया। ठीक है, चलिए, मालवा संस्कृति संबंधित नौदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। मालवा आप जानते हैं कहाँ भैया? मध्य प्रदेश। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इनाम गांव तथा दैमाबाद, ये दोनों महाराष्ट्र में है। तो इनाम गांव तथा दैमाबाद में जोरवे संस्कृति संबंधित प्रमुख स्थल है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। तो कांस्य धातु आप जानते हैं, तो कांस की वस्तुएं मिली है दैमाबाद से। चित्रित निर्माणों का उपयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, महापाणिक संस्कृतियां, महापाणिक संस्कृति की बात करें तो देखिए यही है महापाषाणिक। अभी जो मैं बोल रहा था इसका मतलब ये हुआ, महा मतलब आप जानते हैं, महा माने क्या है भाई?
महा माने होता है बड़ा, और पाषाणिक मतलब पत्थर। इसका सिंपल से मतलब है कि ऐसा दौर, ऐसा काल जहां पर बड़े बड़े पत्थरों का यूज हुआ। अब देखिए यहां पर समझते हैं क्या है। तो दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। इसमें होता क्या था, देखिए मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के विभिन्न पुरा स्थलों से महापहाड़िक संस्कृतियां देखने को मिलती है। मतलब क्या होता था, जैसे मान लीजिए मानव की कब्र है, यहाँ पर मानव को दफना दिया जाता है, इसके ऊपर खूब बड़ा सा पत्थर ऐसे रख देते थे। जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया, इसीलिए इसको महापाषाणिक संस्कृतियां कहा गया। तो देखिए पूरा पाषाण काल को अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। जो हमारा पहला चैप्टर था वो यहाँ पर खत्म हुआ। फिर अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा, तब से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। सामान्य तौर पर प्राचीन इतिहास को सब लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब यहाँ से प्रश्न अगर कभी आपके पेपर में आ जाता है तो वहां से कठिनाई हो सकती है। इसलिए टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डाउट होंगे वहां से आपका समाधान आसानी से हो जाएगा। अगली क्लास में आपसे मिलूंगा, तब हम लोग पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता की बाल की खाल निकालने का प्रयास करेंगे। पूरा देखेंगे कि कहां से क्या क्या चीजें हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।